आज यानी कि 21 दिसंबर 2024 को रांची में झारखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित आभार समागम में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने शिरकत की थी। इस समागम में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जीत दर्ज करने वाले सभी कांग्रेसी विधायकों ने भाग लिया। गुलाम अहमद मीर ने अपने संबोधन में कहा कि विधानसभा 24 के दौरान कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों पर राज्य की जनता ने भरोसा जताया था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा संविधान और संविधान निर्माताओं पर भरोसा नहीं करती है। इस समागम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। समागम में संगठन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और सरकार की और संगठन के बीच में तालमेल के लिए कार्यकर्ताओं के समक्ष कई बातें भी रखी गयी और बातों पे चर्चा भी हुई। 250 मेंबर पार्लियामेंट अंदर जा रहे थे, सामने 5 लोगों को लाठी डंडे के साथ उनको एंट्री से रोकने की कोशिश की भाजपा ने। और जब 250 लोग पीछे किसी रास्ते से जा रहे हैं, फ्रंट पर कौन क्या देख रहा है बैक वाले को पता नहीं, पीछे से जो भी वहां पर हादसा पेश आया होगा, नहीं होना चाहिए, मगर उसका इनिशिएटिव भाजपा ने और कोई उनका इख्तियार नहीं बनता था कि अपोजिशन का रास्ता रोके और डंडा कुंडा लेकर के उनको रोकने की कोशिश करे। अब एक तरफ तो वो ठीक है, भगवान उनको वसीयत सलामत लाए, हमारी दुआ होगी, जो भी अगर जिस भी तरीके से लगी वसीयत सलामत आई। और 8 दिन से आप वही सुन रहे। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हीरो, जिसने 2 से लेकर 150 तक सीटों को पहुंचाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी, हॉस्पिटल में आईसीयू में 10 दिन से। आपने देखा कोई भाजपा का आदमी उस हॉस्पिटल की ओर जाते हुए? अगर आपके किसी कैमरे में है तो जरा देश को दिखाइए। ये उनका पूर्वजों के साथ, बुजुर्गों के साथ बिहेवियर। तो इसलिए आज जहां हमने एक तरफ आभार प्रकट किया झारखंड की पूरी जनता को, खुसूसन महिलाओं को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस लीडरों को, कि जिन्होंने इसमें अपना मतलब मिशन आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी मजबूत सरकार यहाँ पर कायम की। वहीं पर हमने आज ही ये तय किया कि ये जंग कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ और माफी लो, इस्तीफा दो, ये मिशन कांग्रेस पार्टी और हमारे लाइक माइंडेड गठबंधन इसको कैरी ऑन करेंगे, ले चलेंगे, जनता तक ले चलेंगे। ये खाली मेरा और तेरा इशू नहीं रहना चाहिए। इस वक्त चाहती है जब ऐसी सरकार, ऐसा होम मिनिस्टर जो इस तरह के हमारे पूर्वजों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करे, कोई हक नहीं बनता उसको उस कुर्सी पर बैठने। तो ये जंग हम आगे ले चलेंगे और उसकी प्रक्रिया हम आने वाले दिनों में तैयार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पहले लगे मैं वही तो कह रहा था, देश का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जी हम जानते हैं और देश के करोड़ों लोग जानते हैं, जिनको ऐसे हालत में राहुल गांधी जी ने गले लगाया, जिनको सरकार ने तोड़ फोड़ कर रखा था, वो मजदूर हो, गरीब हो, पसमानदा हो, पिछड़ा हो, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा में इनका काम किया। पॉजिटिव लहर पैदा करने वाला राहुल गांधी जी, और जो शख्स, इंसान तो दूर की बात, अगर कोई हैवान भी हो, कोई परिंदा भी हो, कोई घोड़ा भी उनके सामने दिखे कहीं पर कि वो किसी तकलीफ में या किसी जद में आने वाला, उसको पहले सेफ पैसेज देता है, तब गाड़ी आगे देती है। तो उस नियत का लीडर कभी सोच सकता है किसी मर्द या औरत को धक्का मार सकता है? वो तो उल्टी गंगा भाजपा बहाती है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो उम्र रसीदा है, ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पाते घुटने की वजह से, और उनको जो प्रेशर उन्होंने लाया और उनको ला करके एक हिसाब से गिरा दिया, जिनको फिर कुर्सी पर वहां बिठाना पड़ा। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए जरूर आपने कहीं भी देखा होगा कि राहुल गांधी जी पूरी कदर के साथ
उनको उठाने में और बिठाने में अपना हाथ देते। तो सिर्फ वो चीज छुपाने के लिए अब एफआईआर के लिए हमारा भी टीम गया, हमारे पार्टी अध्यक्ष के साथ जो सिचुएशन हुई उसका तो संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद में वो कंप्लेंट करने गए, उस पर अब वो क्वेरी करे, इंक्वायरी करे, जो भी करे, कोई पहला केस तो है नहीं। ये तो पता है उनको, देश का ध्यान भटकाने के लिए उनका रास्ता ही फेस करेंगे। बहादुर लीडर है वो, इन चीजों से डरने वाला नहीं, और वो फेस करेंगे। जरा सा किसी के ऊपर उंगली भी उठती है, कोई एक पत्रकार भी अगर किसी व्यक्ति को लेकर, किसी इंस्टीट्यूशन को लेकर कोई सवाल खड़ा करता है, तो फटाफट दूसरे दिन ईडी, सीबीआई और दूसरे एजेंसीज आती है और उसको सो मोटो देते हैं और उनको कहां से कहां ले जाते हैं वो भी आपके सामने। और जब एक इंटरनेशनल एजेंसी किसी एक इंस्टीट्यूशन, किसी एक व्यक्ति के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सामने लाता है और उसमें हमारी देश की इन्वॉल्वमेंट, हमारे देश की कानून व्यवस्था को कोई भी सिटीजन कानून से बालातर नहीं, उससे ऊपर नहीं, तो उस चीज को डिबेट करने के लिए या उस मांग को पूरा न करने के लिए कितने सारे रास्ते भारतीय जनता पार्टी और आज की दिल्ली वाली सरकार ने, और उसको कवर अप करते करते कैसे अडानी इशू से हम बचे और होम मिनिस्टर अपना कंट्रोल खो बैठा। मैं यही कह सकता हूं, एक तरफ वो कंट्रोल खो बैठा और दूसरी तरफ देश के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह से और जिस लहजे से, जिस लैंग्वेज से उसने अपोजिशन की ओर हाथ खड़ा करके कहा कि कहां तक ये भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर कहते रहोगे। इतनी देर आप भगवान 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 का नाम लेते तो आपके साथ जन्म स्वर्ग में हो। तो ये दर्शाया कि वो कितने फ्रस्ट्रेट थे और कितना उनको ये भीमराव अंबेडकर और कितना हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी जो नफरत है, वो नफरत साफ तरीके से उसके चेहरे से, उसके लफ्जों से सांसद में दर्शाया। सिर्फ उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए उसने वो रास्ता दिया। और फिर जब उस पर डिबेट की बात आई, उस पर माफी की बात आई, उस पर इस्तीफा की बात आई, अगर देश के होम मिनिस्टर को इतनी नफरत है देश के कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता से, तो मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को देश का होम मिनिस्टर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। वो देश को इंसाफ दे ही नहीं सकता है। जिस रास्ते से इंसाफ देश को मिलना है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन पर ही उनका भरोसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता पर ही उन पर शक की सुई है, तो कैसे देश के 140 करोड़ लोग उस व्यक्ति से, उनके कलम से फिर इंसाफ को एक्सपेक्ट करें। और फिर जब उसको लगा कि मैं इसमें फंस गया, पहली बार होम मिनिस्टर कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं, कोई होम मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं, पहली बार खुद होम मिनिस्टर डायरेक्ट मीडिया के सामने आया और 1 घंटा 12 मिनट उसने अपनी तूती सुनाई मीडिया के सामने। 1947 से लेकर कल 2023 तक के सारे जो उनकी नेगेटिव हिस्ट्री है, जो उनका नेगेटिव पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, वो सारा सुना। मगर 70 मिनट बोलने के बावजूद वो उस बात को देश के सामने सफाई नहीं दे पाया कि मैंने क्यों अंबेडकर साहब के नाम को लेकर डिसरेस्पेक्टफुली और ये मैंने क्यों कहा, उसका जवाब नहीं दिया। तो इसलिए देश के सामने, देश के नजर में होम मिनिस्टर का वो तरीका, वो लैंग्वेज, वो अभी अनआंसरेबल।
उसका कोई जवाब, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन और उसका जवाब नहीं दिया। जब वही प्रोटेस्ट जारी रहा तो आपने देखा फिर उससे बचने के लिए, अपनी बात को, अपनी जवाब न देने के लिए फिर कैसे तरीके बनाए, जब पीसफुल तरीके से टोटल अपोजिशन इंडिया ब्लॉक प्रोटेस्ट में थे। हार की वजह, हार की जिम्मेदार 6 का तो मैंने खड़ा खड़ा यही सुनाया, और बाकी जो सीटें हैं 6-7 उस पर तो ऑलरेडी टीम लगे हुए हैं। अभी तो कुछ जगहों पर इनका इनकम्प्लीट है। जब हम फर्स्ट वीक में आएंगे रिपोर्ट भी तैयार होगा और उसमें देखेंगे क्या हमारी सिलेक्शन में कोई कोताही थी, क्या कैंडिडेट के खुद की पब्लिक में रिलेशन करने में कोई कमी थी, या कोई ऐसा एलिमेंट वहाँ पर था जिसने नेगेटिव रोल किया हो। वो सारी चीज़ें आ जाएंगी और वो इंटर पार्टी एक्सरसाइज है, उसको हम देखेंगे ताकि आगे के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए कोई ऐसा मतलब सिचुएशन ना आए। और हम तो उम्मीद करते थे, मेरी ज़ाती उम्मीद थी कि हम 29 सीटों में से 28 सीटों पर कंटेस्ट में थे। आप में से कई लोग जानते भी थे, कुछ पॉजिटिव भी बोलते थे, कुछ नहीं भी बोलते थे, जैसा आपको मिलता था। मगर हमारी अपनी नज़र से सिर्फ मात्र एक सीट पर 29 में से एक तो हमने आरजेडी के लिए छोड़ ही दिया था, विश्रामपुर, और एक सीट पर हमें लगा कि हमने फैसला शायद गलत लिया कैंडिडेट। बाकी 28 सीटों पर हमारी जो दूरबीन थी, हमारी जो ऐनक थी, वो डे एंड नाइट उस पर, तो उसमें पूरी उम्मीद थी कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगा। कुछ लोगों ने यहाँ कहा 4 से 5 नहीं जाएंगे, ठीक है, उनकी आज़ादी है, कह सकते हैं, कौन सा पहले ही लिख के दे सकते हैं। मगर जो जनता ने फैसला किया, कुल मिलाकर गठबंधन पहले से, आप जब मुझे पकड़ते थे मैं एक ही बात कहता था, 2019 से बेहतर मैंडेट आएगा, गठबंधन पहले से मजबूत बन के आएगा। ये कॉमन वर्ड होता है, क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई जादू की छड़ी थी, इसलिए कि सारे ट्रबल्स के बावजूद, सारे डिस्टर्बेंसेस के बावजूद, सारी इंस्टेबिलिटी के बावजूद इस सरकार ने डिलीवर किया, और उस जगह डिलीवर किया जहां आज तक किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसा एरिया टच किया कि जिस एरिया को किसी ने सोचा ही नहीं था, और वो एरिया भी वापस रिस्पॉन्ड कर रहा था। मैंने कैंपेन में कई जगह कहा, मैंने कहा जो आपके ट्रेडिशनल कॉलोनीज है, हमारे साथी कहते थे मीर साहब ये कॉलोनी है, ये पक्का बीजेपी, ये 100%। कई हमारे कैंडिडेट या कैंपेनर वहाँ जाते ही नहीं थे, फायदा क्या है, वो तो 100% बीजेपी के हैं। मैं उनको कहता था कि आप जाओ या मत जाओ, मगर इस बार के चुनाव में रिजल्ट में देख लेना, आपको वहाँ बिना मांगे वोट मिलेंगे, क्योंकि आइटम ही ऐसा उठाया था, वो न पार्टी देखा, न धर्म देखा, न इज्म देखा, वो जहाँ टच कर गया वहाँ फायदा हुआ। सर एक सवाल, मणिपुर में कल पूरे 600 दिन नहीं, हमने तो पहले दिन से डिमांड किया, फिलहाल जो ड्राइविंग सीट पर है, जो सवारी चला रहा है, देश चला रहा है, पहला कंसर्न तो उसके जहन में, दिमाग में आना चाहिए ना कि ये मेरे देश का हिस्सा है, आग लगी हुई है, इस तरह से तफरुक है, कम से कम एक डायरेक्ट अपील या डायरेक्ट एक विजिट भी वहाँ काफ़ी मदद करता। नहीं किया, यही तो डिमांड है हमारी। अब हम अपोजिशन में, हम तो मणिपुर के लोगों की बात उठा सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। उसमें उस वक्त जब कोई सोच नहीं सकता था, तब राहुल गांधी जी वैसे थे वॉलंटियर वहाँ गए और कैंपस में गए, सभी किस्म के लोगों से मिले और एक सिचुएशन वहाँ देखने के बाद पार्लियामेंट में पेश की, एक नुमाइंदगी की, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया, वो हमारे लिए बहुत सेंसिटिव एरिया। तो मगर देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर आज तक नहीं जा पाया वहाँ पर। जाना तो दूर की बात है, वहाँ की ऑल पार्टी डेलीगेशंस दिल्ली आए, उनके अपने बीजेपी के लोग आए, और फिर कई दफ़ा ऑल पार्टी, उन ऑल पार्टी डेलीगेशन को दिल्ली आने पर भी नहीं मिला। कम से कम एक बार दरवाज़ा खोलते, उनसे सुनते, वो तकलीफ भी बोलते तो हल भी बोलते।
तो देश की ये जो जिम्मेदारी है, ये थोड़ी फिर वही कहेंगे अडानी के लिए वो तो एक बिजनेस कर रहे हैं, वोट लेकर सिर्फ अडानी की मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी किस तबके को कोई फायदा मिल रहा है? बेरोजगारी का क्या हाल है, महंगाई का, बाकी चीजों का क्या हाल है, तो ध्यान ही नहीं। वो तो मेन टाइम पर भटका देते हैं। आप यहां झारखंड में भी देखा, हमने कई बार आपसे कहा, आप मुझे बताओ कौन सा उन्होंने मुद्दा झारखंड के हित के लिए, झारखंड के गरीबों के हित के लिए कोई डिबेट बनने दिया? वो तो कभी बॉर्डर पर चले गए, कभी इस बॉर्डर पर, कभी उस बॉर्डर पर, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये नहीं बता पाए कि 11 साल से मैं हुकूमत में हूं, मैंने झारखंड के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। नहीं किया। जो हमारा हक था वो नहीं वापस दिया, देना तो दूर की बात है। और यही वो हर चुनाव में करते हैं। बिहार में चुनाव आने वाला, कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं आएगा, आपको उड़ते परिंदे ऊपर से उड़ाएंगे वो। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आगे हम लोगों को, हम तो कोशिश करेंगे कि हम अपने एजेंडे पर रहें।